कल हम कुछ फुर्सतिए बूढ़े इकट्ठे हो गए और जब कोई काम नहीं होता है, कोई विषय नहीं होता है, तो बात या तो मौसम पे आ जाती है या राजनीति पे आ जाती है। तो कल राजनीति पे बात छेड़ दी भाई लोगों ने। और मुझे ऐसी बहसों में दिलचस्पी कम होती है, सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं सुनता रहा। तो बात बात में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और भाजपा और योगी की स्थिति को लेकर कल बहुत रोज़दार बड़ी रोचक और मज़ेदार बातें कही। अ, ये तो सबको सबका निष्कर्ष था कि योगी को जाना ही पड़ेगा। लेकिन योगी ने भाजपा की और हाईकमान की क्या दशा बना दी है और लौह अनुशासन वाली पार्टी को किस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। वो इस मुद्दे पर उन्होंने काफ़ी बड़ी मज़ेदार बातें की। मुझे याद आया, फिल्म वक्त का एक गीत है, उसमें कहा जाता है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या पता किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग वक्त के हाथों खिलौने होते हैं और इस बात से पता नहीं कब बेपरवाह हो जाते हैं और दंभोक्तियाँ गर्भोक्तियाँ करने लगते हैं, गर्जन तर्जन करने लगते हैं और फिर अंततः यदा कदा हास्यास्पद स्थिति में आके खड़े होते हैं। तो आज की बात भी लगभग वैसी ही है। मैं इसी बहाने आज हम बूढ़ों के गप गोष्ठी के सहारे योगी, भाजपा, इनकी बात करने की कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। कृपया करके मेरा चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और इसमें शायद मुझे लगता है कुछ काम की बात मिल जाए। मैं प्राय कहता रहता हूँ कि हम में से कई लोग इसलिए ईमानदार बने हुए हैं क्योंकि उन्हें बेईमान होने के मौके ही नहीं मिले, और यदि मौके मिले भी तो वो शायद हिम्मत नहीं कर पाए। तो गोया ईमानदार होना भी कभी कभी मजबूरी हो जाता है। ये बात मुझे आजकल भाजपा पर बहुत 100% लागू होती नजर आ रही है। कभी अपने लो अनुशासन के नाम पर भाजपा पहचानी जाती थी, जनसंघ हो जो भी हो। लेकिन आज इसी भाजपा के उत्तर प्रदेश में सरकार में जूत में दाल बट रही है। क्यों? क्योंकि सरकार में नहीं थे तब तक तो लोग अनुशासन का पालन अपने आप हो रहा था, अनुशासन होने के मौके नहीं मिल रहे थे। अब सरकार में आने के बाद भाजपा भी दूसरे दलों की तरह ही गुटबाजी और अनुशासनहीनता की शिकार हो गई है, जिसके लिए कहा जाता था कि भाजपा में ऐसा बिल्कुल इसकी कोई अनुमति नहीं है। लो अनुशासन आज तार तार हो रहा है, हम देख रहे हैं। ये बहुत स्वाभाविक भी है मित्रों। आप हम सब जानते हैं कि संपूर्ण सत्ता संपूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसलिए यदि हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, भाजपा संघ को जरूर झेपना पड़ रहा होगा क्योंकि वो ऐसी बातों के आदी नहीं और इनके ठीक प्रतिकूल वो गर्वोक्तियाँ करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसका शानदार उदाहरण है कि किस तरह से किसी पार्टी का अनुशासन, लो अनुशासन ध्वस्त होता है। सरकार भाजपा की है और सरकार के विरोध में भाजपा ही वहाँ पर खड़ी हुई है। थोड़ा पीछे चलें। मैंने कभी वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी के एक किताब में पढ़ा था कि योगी आदित्यनाथ ने 17 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और विधायक दल के नेता का चुनाव उससे एक दिन पहले हुआ था शायद। उस दिन लखनऊ हवाई अड्डे पर खूब गहमा गहमी थी। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वेंकैया नायडू और भूपेंद्र प्रधान सुबह 10:30 बजे लखनऊ पहुंच चुके थे। पत्रकार उनसे बार बार पूछ रहे थे मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें सचमुच में नहीं पता कि मुख्यमंत्री के लिए किसका नाम तय किया गया है और किसका नाम घोषित किया जाएगा। लेकिन इसके समानांतर वहाँ बहुत जोरों से चर्चा में थी कि हाईकमान ने मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाना तय कर लिया है। इस सब में योगी का नाम कहीं नहीं था, क्योंकि योगी इस बात में बहुत कुपित थे। उन्होंने कहा भी था कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था क्योंकि मोदी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे माहौल में हवाई अड्डा खचाखच भरा हुआ था। दिल्ली से लखनऊ वाली नियमित उड़ान से भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और संगठन सचिव सुनील बंसल ऐसे में हवाई जहाज से उतरे। हवाई अड्डे पर गगन भेदी नारे गूंज रहे थे केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में। पूरा यूपी डोला था, केशव केशव बोला था, जन जन की आवाज़ है, केशव के सर पे ताज है, ये सब हो रहा था। इसी बीच वहाँ पर एक चार्टर्ड विमान उतरा और उसमें से अकेले योगी जी उतरे। महंगा परदेसी विदेशी चश्मा लगाए हुए थे, उनके लिए गिने चुने लोग आए थे।
उनकी ओर किसी ने नहीं देखा और योगी जी हंसते मुस्कुराते हुए मानो सबके उपवास कर रहे हों वैसा करते हुए वीआईपी गेस्ट हाउस चले गए। विधायक दल में अनुमान लगाया जा रहा था सब कुछ केशव मौर्य, यानी जब वहाँ से चले थे हवाई अड्डे से तो केशव मौर्य वो गाजे बाजे धूम धड़ाके से चले थे, लेकिन विधायक दल की बैठक में सब कुछ उलट पुलट हो गया। मौर्य सीएम के दावेदार थे, उन्हें कहा गया कि वो वीआईपी गेस्ट हाउस में जाकर योगी जी से मिल लें, बात कर लें। वो बात कर लें मतलब समझ लें। मालूम हुआ मठ के महाराज की हिंदू युवा वाहिनी ने दिल्ली का दम निकाल दिया था, संघ ने योगी को समर्थन दे दिया था और योगी मुख्यमंत्री बने। लेकिन पहले ही दिन से मित्रों तलवारें खिंच गई, जो अब तक खिंची हुई हैं। पहले कालीन के नीचे था कीचड़, अब कालीन के ऊपर नजर आने लगा है। जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसी दिन से उन्हें हटाने की कोशिशें शुरू हो गई। योगी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन मानो उनके हाथ पैर बांध दिए। योगी की मर्जी के खिलाफ एच.एस. मिश्रा नाम के एक अफसर को उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव बनाया गया और उनसे योगी को छूट नहीं मिल जाए इसलिए उन्हें एक के बाद एक लगातार 3 बार सेवा विस्तार दिया गया। वस्तुतः वो प्रमुख सचिव नहीं थे, मोदी शाह के भेजे हुए योगी के लिए कंट्रोलर थे। हाईकमान ने 2 वर्षों तक डीजीपी की नियुक्ति भी योगी को नहीं करने दी। इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं था कि योगी चुप रहे, उनका सहन करते तो रहे, लेकिन यथासंभव वो भी प्रतिकार करते रहे। दिल्ली से भेजे गए एक अफसर को जिसके लिए कहा गया था कि उन्हें मंत्रिमंडल में शरीक किया जाए, उन्होंने मंत्रिमंडल में शरीक नहीं किया। हाईकमान के बार बार कहने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर को वर्षों तक मंत्री नहीं बनाया। केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया तो उनकी सार्वजनिक अनदेखी करना, सार्वजनिक रूप से उनकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। मंत्रियों की कतार में, पहली कतार में उन्हें मंत्रियों के बीच स्टूल पर बैठाकर उनका उपवास के वो उड़ाया गया। हालत ये हो गई कि केशव प्रसाद मौर्य को आज भी स्टूल मंत्री के रूप से संबोधित किया जाता है। उसके साथ साथ योगी ने एक काम और किया, उसने चुपचाप उन्होंने प्रशासन में प्रथम श्रेणी अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों तक अपने वालों की, अपने समाज की, अपने जात वालों की भरपूर भर्ती कर दी। क्षत्रिय समाज के अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर दिया और प्रशासन का योगीकरण कर दिया। योगी और मोदी शाह के बीच में चूहा बिल्ली का जो खेल चल रहा था ये थोड़ा सा तेज हो गया, लेकिन योगी की भाग्य ठीक था या कहिए कि मोदी शाह का अभाग्य। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने तस्वीर बदल दी। मोदी शाह कमजोर हो गए और योगी की हिम्मत बढ़ गई और लोकसभा चुनाव के बाद में योगी ने अपना पसंद का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया और एच.एस. मिश्रा को, जिन्होंने 3 बार विस्तार दिया था, उसको चौथी बार विस्तार देने से मना कर दिया और मोदी शाह कुछ नहीं कह सके। आईएएस और आईपीएस अफसरों के धड़ाधड़ तबादले कर दिए योगी जी ने। इसके साथ साथ ये देखते हुए हाईकमान ने भी अपने ही मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया। एक केंद्रीय मंत्री, कोई पटेल महिला है, वो बदलापुर के विधायक थे। खुद केशव प्रसाद मौर्य खुलकर मोदी के खिलाफ मैदान में उतर आए और साफ साफ कहा जाता था, सब समझ रहे थे कि इन सब के पीछे शाह का हाथ है। लोकसभा चुनाव को लेकर योगी को बदनाम करने के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे करवाया हाईकमान ने और जिसमें हारने के कारणों में योगी के प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा सहयोग नहीं करना प्रमुख कारण बताया गया। चरम स्थिति ये रही है, वो हो गई आज कि अभी 2 दिन पहले शायद वक्फ वाले मामले में योगी ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था विधानसभा में। तो भाजपा के विधायक, उप मुख्यमंत्री, संगठन के प्रमुख पदाधिकारी, शायद भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष या जिलाध्यक्ष इस किस्म के जो विधान परिषद में भी हैं, इन सब ने एक मत से उस विधेयक का विरोध किया। इन सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने अपनी सरकार के विधेयक का विरोध किया और स्थिति ये बनी, उस विधेयक को प्रवर समिति को भेजना पड़ा। भाजपा हाईकमान सच में अभी बहुत परेशान है। इनकी दशा देखी नहीं जा सकती, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि योगी से मुक्ति कैसे पाई जाए। भ्रष्टाचार में यानी योगी के प्रशासन का योगीकरण कर देने की वजह से भ्रष्टाचार में प्रशासन का बोलबाला है। किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, मंत्री विधायक तक की सुनवाई नहीं हो रही है। जनता की बात छोड़ दीजिए, किसी भी दफ्तर में बिना लिए दिए काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लोग दुखी है, किंतु लोकप्रियता के मामले में जनता के ये बिल्कुल वैसा है कि मोदी जी की सरकार से लोग दुखी हैं लेकिन मोदी लोकप्रिय हैं।
तो ठीक यही स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है कि सरकार से लोग दुखी हैं, लेकिन मोदी के मुकाबले वहाँ पर योगी कई कई कोसों आगे हैं जनता के बीच में लोकप्रियता के मामले में। और डर ये है, जो आकलन कर रहा है हाईकमान, कि योगी के जाने पर क्षत्रिय, कायस्थ, ब्राह्मण और सवर्ण समाज के छिटक जाने का खतरा रहेगा। ये बड़ा खतरा होगा। और हाईकमान की एक कठिनाई और है, योगी को हटा भी दे तो लाएं किसे? यदि केशव प्रसाद तो किसी पिछड़े को लाएं, तो उस पिछड़े को लाने की वजह से प्रदेश का पिछड़ा समाज पूरा पूरा भाजपा के साथ आ जाएगा, इसकी क्या गारंटी? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की पकड़ पिछड़े समाज पे उतनी नहीं है जितने की चाहिए। तो आकलन ये हो रहा है कि ऐसा क्या किया जाए कि या तो नुकसान हो ही नहीं, और नुकसान हो तो कम से कम हो। हाईकमान के पक्ष में ऐसे में एक बात जा रही है, 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी हिंदू युवा वाहिनी को बिल्कुल भूल गए थे, जिसके दम पे वो मुख्यमंत्री बने थे। वाहिनी भी उनसे असंतुष्ट, नाराज है और सड़कों पर उनकी आलोचना करती है। ये एक मुद्दा पक्ष में जा रहा है भाजपा हाईकमान के। और योगी ने इस बात को महसूस कर वाहिनी को जीवित करने की कोशिश तो शुरू कर दी है, लेकिन बात बन नहीं रही है। 2017 और उसके पहले जो बात थी वो अब आती नजर नहीं आ रही है। इन सारी बातों के चलते लौह अनुशासन वाली भाजपा उत्तर प्रदेश में आज साफ साफ दो फाड़ हो गई है। एक फाड़ में बहुत, देखिए दोनों तराजू के पलड़े काफ़ी ऊंचे नीचे हैं। एक धड़े में शाह, मोदी, दोनों उप मुख्यमंत्री, अधिकांश सांसद, अधिकांश विधायक और संगठन के अधिकांश पदाधिकारी है। दूसरे धड़े में मुख्यमंत्री, गिनती के सांसद, गिनती के विधायक हैं, लेकिन जनता का प्रचंड समर्थन और जनता की प्रचंड लोकप्रियता योगी के साथ में है। जनता में लोकप्रियता के मुकाबले मामले में योगी के मुकाबले शाह योगी कहीं नहीं पड़ते हैं। दिक्कत यह है कि हाईकमान को, भाजपा को योगी से एक खतरा और है। योगी भाजपाई मुख्यमंत्रियों में से एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो संघ से नहीं आते हैं। संघ के स्वयंसेवक चाहे जो हो जाए, उन्हें मुख्यमंत्री से पद से हटाकर चाहे जिस दशा में रख दिया जाए, वो विद्रोह नहीं करते हैं। लेकिन योगी विद्रोह कर सकते हैं। योगी विद्रोह कर दें, ये कल्पना ही रीढ़ की हड्डी में कभी छोड़ा देती है। क्यों? अभी 10 विधानसभाओं के चुनाव सामने है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 3 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी इन सारी बातों को समझ रहे हैं कि हाईकमान की मजबूरी क्या है और हाईकमान किस तरह से बिल्कुल जैसे कहिए कि लाचार बना हुआ है। अपने अंतरंग हलकों में जिन लोगों ने योगी को बात करते सुना होगा, तो ठेठ बिल्कुल देहाती भाषा में बात करते हैं वो। और जिन शब्दों से हम परहेज करते हैं सार्वजनिक रूप से बोलने में, उन शब्दों का खूब उपयोग करते हैं। तो जब उनसे कहा गया कि आपको हटाया जा रहा है, तो उन्होंने अपनी उसी देशज शब्दावली का उपयोग करते हुए कहा कि ये दोनों हमें नहीं हटा सकते, हटा ही नहीं सकते। हटाकर तो देखें, ये हमें हटाना चाहिए, हमें हटाना, ये इन दोनों ने हमें हटाया, हम इन दोनों को गुजरात भेज देंगे। स्थिति ये है कि अब दोनों एक दूसरे से सहमे भी हैं और एक दूसरे सावधान भी हैं। बहुत विचित्र स्थिति है ये। मैंने एक चैनल है न्यूज़ 24, तो उसके बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही जनता में विश्वसनीय पत्रकार हैं राजीव रंजन। उन्होंने योगी जी की इस स्थिति पर योगी जी को ये कहते हुए कि हमें हटा के देखें, हम इन दोनों को गुजरात भेज देंगे, तब योगी को इस तरह उन्होंने पेश किया कि योगी का वक्तव्य क्या हो सकता है। योगी कहते हैं, लगा के देख जो भी हिसाब आता हो, हटा के तू मुझे गिनती में रह नहीं सकता। तो भाजपा हाईकमान बहुत परेशानी में है, योगी से मुक्ति पाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। यदि योगी ने पार्टी बदली या नई पार्टी बनाई, तो भाजपा में चुनावी राजनीति के महत्वाकांक्षी लोग समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी में कूद सकते हैं। भाजपा हाईकमान हमारे यहाँ कहते हैं ना, बही गति सांप और छछूंदर केरी, यानी सांप ने छछूंदर पकड़ ली, अब उस छछूंदर को खाए तो कोड़ी हो जाए और छोड़े तो अंधा हो जाए। छछूंदर को मुंह में दबाए कब तक बैठे रहे, छोड़े या नहीं छोड़े, ये स्थिति हो गई है। लो अनुशासन वाली दो फाड़ हो चुकी भाजपा की। योगी रूपी छछूंदर को मुंह में दबाई बैठी है, असहाय स्थिति में छटपटा रही है। लेकिन
योगी एक सामान्य छछूंदर भी तो नहीं है मित्रों। ये छछूंदर बहुत भारी भरकम है, जो मुंह में दबाए हुए रहकर भी अपना करिश्मा दिखाने का दम रखती है। उम्मीद करता हूँ आज ये योगी कथा अकारण बिना किसी खास प्रसंग के आपको बुरी नहीं लगी होगी, ठीक ठीक लगी होगी। अपना मत दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।